हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस विद प्रशांत। आज हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर को फिनिश करेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी और डीमोनेटाइजेशन। आज हम खत्म करेंगे अपना बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत थी। इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से नीचे जा रही थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा और वर्ल्ड बैंक ने बोला हम आपको लोन दे देंगे, पर आपको अपने यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ेगी। वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG। तो सबसे पहले देखते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस, लाइसेंस परमिट राज। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है छूट देना। छूट देना किससे? छूट देना अननेसेसरी कंट्रोल से और रिस्ट्रिक्शन से। पहले इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। हर बिजनेस को स्टार्ट होने के लिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता था, एक लाइसेंस लेना पड़ता था, एक परमिट लेना पड़ता था। गवर्नमेंट ने ये रूल कर रखा था कि आप अपने बिजनेस को इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करेंगे तो ग्रोथ कहाँ से होगी, और अगर ग्रोथ नहीं होगी तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि सबसे पहले आप अपने बिजनेसेस को, अपने इंडस्ट्रीज़ को छूट दीजिए। वो जितना एक्सपेंड होना चाहती हैं, वो जितना ग्रोथ होना चाहती हैं, उन्हें आप छूट दीजिए अननेसेसरी कंट्रोल से और रिस्ट्रिक्शन से। हर बिजनेस को स्टार्ट होने के लिए लाइसेंस ना लेना पड़े और हर बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाए, लोग इन्वेस्ट करें। तो ये था लिबरलाइजेशन। अगला है प्राइवेटाइजेशन। Privatization means a change of ownership from the public sector to the private sector, reduce the role of public sector। Privatization का मतलब होता है जो चीज़ें पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, जो चीज़ें गवर्नमेंट के पास है, उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से वर्क करता है और बहुत जल्दी वर्क करता है देन कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर यही कहता है रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना, और इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना। अगला है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंडियन इकोनॉमी को जोड़ना। बाहर के इन्वेस्टर्स को बोलना कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, हम आपको अच्छी वर्किंग कंडीशन देंगे, हम ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे। फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, लेबर। अच्छे से गुड्स का फ्लो होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, टेक्नोलॉजी का अच्छे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना। आज इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी अच्छे से इंडिया ग्रोथ कर रहा है, किस वजह से? LPG की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, लेबर्स या वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ इंडिया से बाहर जाके स्किल्ड चीज़ें सीख रहे हैं और दोबारा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट था। ये बहुत अच्छी एक इकोनॉमी पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो अब देखते हैं इस इकोनॉमी का हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, हमारे इंडियन बिजनेसेस पे क्या इफेक्ट पड़ा। हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जब आई तो उसने इंडियन बिजनेसेस पर क्या इम्पैक्ट डाला। तो सबसे पहला है इंक्रीजिंग कंपटीशन। जो कंपटीशन था वो इंक्रीज हुआ है। जब LPG हो गया है, जब रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, जब इंडियन इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक से जुड़ चुकी है, तो बाहर के इन्वेस्टर्स जब इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना न्यू बिजनेसेस खोल रहे हैं, तो जो इंडियन बिजनेसेस थे उन्होंने कंपटीशन फेस किया। सेकंड है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स की डिमांड बढ़ी। जब उन्हें पता चला मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी डिमांड इंक्रीज हुई। रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जो बाहर की इंडस्ट्रीज आई थी उनके पास तो ऑलरेडी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तो इंडियन बिजनेसेस को टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी फेस करना पड़ा। रैपिड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वहाँ पर हुआ। नेसेसिटी फॉर चेंज। 1991 से पहले इंडियन बिजनेस जैसे चल रहे थे ना, वैसे चलने देते थे कि हाँ ठीक है चल रहे हैं, पर जब उन्हें दिखाई दिया उनका कंपटीशन बढ़ रहा है, कस्टमर्स की डिमांड बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो उन्हें खुद को भी चेंज करना पड़ा। अगर उन्हें मार्केट में सर्वाइव करना है, मार्केट में ग्रोथ करना है, तो उनको खुद को भी चेंज होना पड़ा। नेसेसिटी फॉर चेंज। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर उनको खुद को चेंज होना, उन्हें ग्रो करना है, तो उन्हें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? उन्हें डेवलप ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। मार्केट ओरिएंटेशन। पहले जो था, पहले मार्केट ओरिएंटेशन था, पहले वो जो भी बना देते थे वो बिकता था, पर अब वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जो कस्टमर क्या चाहता है वो बनाते हैं। अब वो ये नहीं चल सकता कि हम कुछ भी बना दें और वो बिक जाए। वो पहले इसलिए ऐसा होता था क्योंकि कस्टमर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं होती थी।
पर अब कस्टमर्स के पास बहुत चॉइस है, अगर आप अच्छा नहीं बनाएंगे तो कस्टमर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। जब एलपीजी हुआ तो पब्लिक सेक्टर का सारा पैसा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया और पब्लिक सेक्टर का जो बजट था वो थोड़ा हिल गया है। अब हम पढ़ते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन ये टॉपिक आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके सिलेबस में है तो फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। डीमोनेटाइजेशन, इट इज़ द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी समटाइम अ कंट्री कंप्लीटली रिप्लेस द ओल्ड करेंसी। डीमोनेटाइजेशन एक एक्ट होता है जो सर्कुलेशन में मनी चल रही है, जो सर्कुलेशन में करेंसी चल रही है उसको वापस लेके न्यू करेंसी इशू करना। समटाइम अ कंट्री कम्प्लीटली रिप्लेस द करेंसी, काफ़ी बार जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो पूरी तरह सारे नोट वापस लेके बिल्कुल नए नोट इशू करती हैं, और काफ़ी बार हाफ नोट ले लेंगी और हाफ इशू करेंगी, जैसे इंडिया में हुआ था। ये आपके आगे कुछ एग्जांपल है। जिम्बाब्वे में 2015 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यूरोप में 2002 में, और इंडिया में 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने 500,000 के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था कि आज से ये नोट अमान्य है। हम इनके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। डिमोनेटाइजेशन को एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स की तरह देखा जाता है कि इसको करने से लोग टैक्स अच्छे से भरेंगे, लोग टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स एवेशन, जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप होता है जिससे पता चलता है कि इनके पास कितना पैसा है और ये सही टैक्स भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन इसलिए करा था ताकि डिजिटल कैश हो, जो लोगों के पास पैसा जमा है लोग उसे बैंक में जमा करें और डिजिटली कैश अपनाएं। चैनलाइज सेविंग, जो हमारी मम्मियों ने पैसे छुपा छुपा के अंदर रखे हुए हैं उन्हें बैंक में जमा करा जाए और पता चले कि कितना पैसा सर्कुलेशन में है, लोगों ने के पास कितना पैसा है। इस टॉपिक में से जो मेन चीज़ याद करने वाली है वो है डिमोनेटाइजेशन एक इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है, ये एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। ये कब हुआ था? ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था, और 8 नवंबर 2016 के बाद ही 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया था। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ही काउंट होगा। तो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काउंट होंगे। यहाँ पे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।